अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं आप लोगों का फ़िज़िक्स टीचर मकसूद अहमद गुज्जर आज एक न्यू लेक्चर के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। आज का हमारा लेक्चर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड के बारे में होगा। तो अब हम अपना लेक्चर शुरू करने से पहले थोड़ा सा इस बात को देख लेते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था सॉलिड्स को, फिर हमने उसकी टाइप्स के बारे में डिस्कस किया। टाइप्स के बाद आज हम उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी, आज हमारे पास इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी। अब इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ में किन किन बातों को हम डिस्कस करेंगे, उसमें कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स। इन चीज़ों को डिस्कस करने से पहले अगर हम इस बात को डिस्कस करें कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ इलेक्ट्रिक से रिप्रेजेंटेड है। इलेक्ट्रिक मीन इलेक्ट्रिसिटी या फ्लो ऑफ चार्जेस भी हम इसको कह सकते हैं। तो द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड इज़ इट्स एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, कि किसी भी सॉलिड की वो प्रॉपर्टी जिसमें वो हो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करा सके, उस प्रॉपर्टी को हम क्या नाम देंगे, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। चाहे वो सॉलिड हो, गैस हो या लिक्विड। अगर सॉलिड्स होंगे तो हम सॉलिड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड का नाम देंगे। अदरवाइज़ जो भी मटेरियल मौजूद होगा या जो भी मैटर मौजूद होगी उसको उसके साथ रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसमें एक बात जहनशीन रख लें कि जी इलेक्ट्रिकल बिहेवियर जो होगा वो डिफरेंट मटेरियल्स का डिफरेंट होगा। अब क्योंकि हमने सॉलिड को डिस्कस करना है तो सॉलिड की टाइप्स हमने पीछे भी बात की थी कि हमारे प्रीवियस लेक्चर में एक था अमार्फिस सॉलिड, पॉलीमेरिक सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो जितने भी सॉलिड्स की टाइप होंगी या जितने भी मटेरियल्स होंगे उनका इलेक्ट्रिकल बिहेवियर या इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगी। अब इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ की वजह से हम डिस्कस करते हैं 3 टाइप्स। सबसे पहले है हमारे पास है कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। कंडक्टर्स क्या चीज़ हैं जी? कंडक्टर मीन कंडक्ट इलेक्ट्रिकली या इलेक्ट्रिसिटी इजीली या हीट। मीन वो हमारे पास सॉलिड्स या वो मटेरियल्स जो इलेक्ट्रिसिटी को या हीट को ईजिली फ्लो करा सकें, हम उनको क्या नाम देंगे, कंडक्टर्स का नाम देंगे। दोज मटेरियल विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ईजिली आर नोन एज कंडक्टर्स। अब इनकी रेंज कितनी होगी हमारे पास? कंडक्टिविटी के जो आर्डर है या रेंज होगी वो 10⁻7 ओहम मीटर इनवर्स, मॉ भी इसको बोला जाता है या 7 भी इसको बोलते हैं। तो सिंबॉलिकली तौर पर आपके पास सामने रिप्रेजेंटेड है ओहम मीटर इनवर्स। इंसुलेटर, जैसे हमने भी कहा था कि कंडक्टर्स इजीली कंडक्ट करा सकेंगे, जबकि इंसुलेटर में डू नॉट कंडक्ट। दोज मटेरियल विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी नोन एज इंसुलेटर्स। इनकी रेंज है जी कंडक्टिविटी 10⁻10 टू 10⁻20 ओहम मीटर इनवर्स। सेमीकंडक्टर्स, अब आपके माइंड में एक सवाल आएगा कि सर जी जो मटेरियल इजीली कंडक्ट कर सकते हैं कंडक्टर, जो नहीं कर सकते नॉन कंडक्टर्स भी कहते हैं, इंसुलेटर भी कहते हैं। तो कुछ मटेरियल ऐसे भी तो होंगे थोड़ी सी अमाउंट ऑफ हीट अगर उनको एनर्जी प्रोवाइड कर दी जाए तो वो कंडक्ट करना शुरू कर देते हैं। उसकी सिंपल सी एग्जांपल आपके पास घरों में सोलर प्लेट मौजूद है। सोलर सेल्स, सोलर प्लेट्स, अगर सूरज की रोशनी इन टर्म ऑफ हीट उसके ऊपर फॉल होती है तो उससे आपके पास एनर्जी या इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो उन मटेरियल्स को हम क्या नाम देते हैं? उन मटेरियल्स को हम नाम देते हैं सेमीकंडक्टर्स। दोज मटेरियल विच आर नॉट एज गुड कंडक्टर, नॉट एज अ बैड इंसुलेटर। जो ना तो गुड कंडक्टर हों ना ही बुरे इंसुलेटर हों, उनको हम क्या नाम देंगे? सेमीकंडक्टर्स। इनकी कंडक्टिविटी की जो रेंज होगी 10⁻6 टू 10⁻4 ओहम मीटर इनवर्स तक होगी। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि हमारे पास इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ में हमने 3 बातों को डिस्कस किया था। पहली ही बात हमारे पास थी कंडक्टर, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। अब हम थोड़ा सा इस बात को डिस्कस करना चाहेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि जी किस एटम, किस मॉलिक्यूल में से, किस सॉलिड या किस मटेरियल में से इजीली फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा।
तो मैं अगर उसको थोड़ा सा इस वे में कह दूं कि हमारे पास एनर्जी बैंड थ्योरी टॉपिक को हम डिस्कस करने लगे, लेकिन इससे पहले मैं ज़रा आपको ये समझा दूं कि हमारे पास डिफरेंट मटेरियल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं इन शेल्स। तो उनकी एक डिस्क्रीट अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है हर एक शेल की। अगर वो सिंगल इलेक्ट्रॉन है उसकी एक डिस्क्रीट एनर्जी होगी। आपने इससे पहले प्रीवियस क्लासेस में या केमिस्ट्री में इस बात को डिस्कस किया हुआ है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन अपने ही ऑर्बिट में रहते हुए रिवॉल्व करता रहे तो उसकी एनर्जी ना डिक्रीज होती है ना इंक्रीज होती है। अगर उसने अपने से हायर या लोअर ऑर्बिट में, मतलब ऊपर या नीचे वाले किसी भी ऑर्बिट में मूव करके जाना है, तो वो अपनी एनर्जी को या तो लूज करेगा या गेन करेगा। तो हम इसी बात को डिस्कस करना चाहते हैं कि electrons in single isolated atom have discrete energy and bound to their nuclei। जो भी मैंने आपको बात समझाई कि एक इलेक्ट्रॉन अगर आपके पास मौजूद है तो उसकी एनर्जी डिस्क्रीट होगी, डिस्क्रीट स्पेसिफिक, और वो न्यूक्लियस के साथ बॉन्डेड होगा। न्यूक्लियस को बॉन्ड मतलब उसको अटैच किया होगा। जबकि सॉलिड्स में जब हम डिस्कस करते हैं तो सॉलिड्स में एटम बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे के साथ क्लोज होते हैं। तो उनकी जो एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन्स की वो एक दूसरे के साथ अटैच होगी, ऐड अप होगी। तो उनकी जो एनर्जी, एटम्स की जो एनर्जी होगी, अब एनर्जी ज़्यादा ऐड अप होते होते वो एक दूसरे के साथ स्प्लिट अप हो जाएंगी। तो जो स्प्लिट होंगे एनर्जी, हालांकि वो पहले ही एनर्जी लेवल्स में उनको कह सकता हूँ, डिस्क्रीट अमाउंट ऑफ एनर्जी कह सकता हूँ, वो कंबाइन होते होते ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी जब बन गई उसके बाद वो अपने ही पार्टिकल्स में, अपने ही अज्जा में तब्दील हो जाएगी। तो उनको हम क्या कह सकते हैं? एनर्जी स्टेट कह सकते हैं। मीन समाल, अगर आपको आसान वर्डिंग में समझा दूं तो उसमें बेटा यूं समझ लें कि अगर हम 5 जमा 5 जमा 5 हमारे पास 15, अब हम इसको 5 टाइम डिवाइड करना चाहें, 4 टाइम डिवाइड करना चाहें, 3 टाइम इक्वली तौर पर डिवाइड करना चाहें, जितनी टाइम भी हम इसको डिवाइड करना चाहें, तो उसको जो डिवीजन के बाद हमारा आंसर आ रहा होगा वो एक स्पेसिफिक अमाउंट होगी जिसको हम स्टेट कह सकते हैं। तो इन सॉलिड व्हेन लार्ज नंबर ऑफ एटम कम क्लोज टू ईच अदर, energy levels of an atom split up into many sub levels called states। इनको हम क्या नाम देते हैं? states का नाम देते हैं। These energy states are discrete but so close to each other that they look continuous energy band। अब इन तमाम की एनर्जी स्टेट डिस्क्रीट होती है, स्पेसिफिक होती है, मखसूस होती है, और वो स्टेट्स मिलकर, एनर्जी स्टेट्स मिलकर क्या बनाते हैं? एनर्जी बैंड बनाते हैं। अगर मैं इसको ऑर्डर वाइज समझा दूं तो सबसे पहले एक डिस्क्रीट एनर्जीज मिलकर एनर्जी स्टेट्स मिलकर एनर्जी बॉन्ड। अब जब हम इस बात को डिस्कस करते हैं कि हमारे पास एनर्जी बैंड डिस्कवर हो चुके हैं या एनर्जी बैंड को हम डिस्कस कर रहे हैं या एनर्जी बैंड को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, तो अब आपके माइंड में सवाल आएगा कि सर जी एनर्जी बैंड मतलब कौन कौन से बैंड्स होंगे? तो उनमें सबसे पहले जिसको हम डिस्कस करना चाहते हैं वो हमारे पास वैलेंस बैंड। वैलेंस, द इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। लास्ट, फाइनल, आउटर मोस्ट, एंड द एनर्जी बैंड फॉर्म्ड बाय दीज इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड वैलेंस बैंड। अब जो आउटर मोस्ट शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स होंगे हम उनको नाम देते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का। तो उन इलेक्ट्रॉन्स या उस शेल के अंदर जो एनर्जी स्टेट्स होंगे उनको हम वैलेंस एनर्जी स्टेट्स, और अगर वो कंबाइन हो जाएंगी एनर्जी स्टेट्स तो हम उनको वैलेंस बैंड का नाम दे सकते हैं। अब इसमें कंप्लीटली तौर पर ये है बैंड या तो कंप्लीटली तौर पर फिल, पार्शियली तौर पर फिल, लेकिन एम्प्टी नहीं हो सकता। मीन इसमें कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है कंडक्शन बैंड। कंडक्शन का लफ्ज़ कंडक्ट से निकला है,
The band above the valence band called conduction band. In this band, electrons are freely move and conduct electric current. The electron in this band are called conduction electrons or free electrons. अब इस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको हम कंडक्शन या वैलेंस या कंडक्शन इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन का नाम देंगे, जबकि उस बैंड को हम कंडक्शन बैंड का नाम देंगे। और ये बैंड हमारे पास या तो पार्शली तौर पर फिल हो सकता है या एम्प्टी हो सकता है। अब दोनों में डिफरेंस एक आ गया, वैलेंस बैंड एम्प्टी नहीं हो सकता, जबकि कंडक्शन बैंड हमारे पास एम्प्टी हो सकता है। अब इन दोनों के दरमियान में हमारे पास एक गैप होगा जिसको हम फॉरबिडन गैप भी कह सकते हैं, फॉरबिडन एनर्जी भी कह सकते हैं, फॉरबिडन बैंड भी कह सकते हैं। फॉरबिडन बैंड अब क्या होगा? देयर इज रेंज ऑफ एनर्जी स्टेट्स विच कैन नॉट ऑक्युपाइड बाय इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फॉरबिडन एनर्जी स्टेट्स एंड दिस रेंज इज कॉल्ड एनर्जी गैप और फॉरबिडन बैंड। अब इसमें किसी भी किस्म का कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होता इस एनर्जी स्टेट्स में। मीन वैलेंस से और कंडक्शन में इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, लेकिन फॉरबिडन बैंड में या फॉरबिडन गैप में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं होंगे। अब हमने जो स्टार्ट में डिस्कस किया था कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स, अब हम उनको डिस्कस करना चाहते हैं कंडक्टर्स को इन टर्म ऑफ एनर्जी बैंड। तो हमारे पास आपके सामने एक फिग क्लियर हो रही है, इसको ज़रा अगर आप गौर से देखना चाहें तो इसमें आपको नज़र आ रहा है कि वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड और फॉरबिडन बैंड थोड़ा सा आपको क्लियर होगा। इसमें आपके पास है पार्शियली फील्ड कंडक्शन बैंड। नेक्स्ट आपके पास the first possible energy band diagram shows that the conduction band is only partially filled with electrons. With a little extra energy, the electrons can easily reach the empty energy levels above the field once and the conduction is possible. Mean small amount of energy, very small amount of energy हम अगर प्रोवाइड करेंगे तो हमारे पास कंडक्शन अकर हो सकती है। इसके बाद मेरे बेटा द सेकेंड पॉसिबल एनर्जी बैंड डायग्राम शोज दैट, अब जो नीचे आपको नजर आ रही है, ऊपर वाली हमारे पास पार्शियली फील्ड कंडक्शन बैंड थी, जबकि नीचे हमारे पास कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड। ऊपर सिर्फ हमने कंडक्शन बैंड को दिखाया था। अब ऊपर कंडक्शन बैंड है, नीचे आपको वैलेंस बैंड नज़र आ रहा है। इन दोनों के दरमियान में जो आपके पास मौजूद है इसको हम फॉरबिडन बैंड या फॉरबिडन गैप भी कह सकते हैं। दिस इज बिकॉज द लोएस्ट लेवल इन द कंडक्शन बैंड नीड्स लेस एनर्जी देन द हाईएस्ट लेवल इन द वैलेंस बैंड। द इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस बैंड ओवरफ्लो into the conduction band and are free to move about the crystals of the conductors। अब जो इसमें हाईएस्ट एनर्जी लेवल होगी जो कि कंडक्शन बैंड में ऑक्युपाई कर रहे हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स, तो उनको हम क्या नाम देते हैं? उनको हम नाम देते हैं फर्मी लेवल। फर्मी लेवल की डेफिनेशन हमारे पास कुछ इस अंदाज में बनेगी, द हाईएस्ट एनर्जी लेवल इन द कंडक्शन बैंड occupied by the electrons in a crystal at absolute temperature is called Fermi level, या absolute जीरो टेम्परेचर भी कह सकते हैं, जीरो सेल्सियस भी कह सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सिर्फ आपको एब्सोल्यूट टेम्परेचर डिस्कस करा रहा हूँ, जिसको हम क्या कह सकते हैं, फर्मी लेवल्स। द एनर्जी कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस एनर्जी लेवल इज कॉल्ड फर्मी एनर्जी। इफ द इलेक्ट्रॉन्स गेट enough amount of energy to go beyond this level then conduction take place। अब मतलब आपको क्लियर हुआ कि कंडक्टर्स में एनर्जी बैंड की मदद से हमने कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस अंदाज में करवाया। हमारे पास पहले हमने डिस्कस किया था, हमारे पास पार्शियली फील्ड कंडक्शन बैंड है, पार्शियली फील्ड, और वैलेंस बैंड। इन दोनों के दरम्यान में इलेक्ट्रॉन्स जो मूव करके जा रहे हैं
उनको स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है जिसको हम, और वो स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो वो गेन करेंगे और जिस लेवल से वो गेन करेंगे उनको हम नाम दे रहे हैं फर्मी लेवल्स का। इसके बाद हमारे पास है सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स में हमने डिस्कस किया था कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड। अब उनके दरमियान में हमने एक गैप रिप्रेजेंट करवाया था जिसको मैंने फॉरबिडन गैप का नाम दिया था, या फॉरबिडन एनर्जी गैप, या फॉरबिडन बैंड, फॉरबिडन लेवल, जो नाम भी आप इसको डिस्कस करना चाहें। अब सेमीकंडक्टर्स में क्या होगा जी, सेमीकंडक्टर्स में हमारे पास दो किस्म के एटम्स मौजूद हैं। एक हमारे पास सिलिकॉन, दूसरा हमारे पास जर्मेनियम, जिनको हम मोस्टली तौर पर डिस्कस करते हैं। तो जो फर्मी एनर्जी हमने डिस्कस की थी कि फर्मी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, वो सिलिकॉन के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड जर्मेनियम के लिए 0.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिक्वायर्ड होगी। At absolute zero temperature, no electron has energy to jump from the valence band to conduction band, and hence the crystal is an insulator. मतलब अगर हम कोई भी एनर्जी नहीं देते, हीट या टेम्परेचर को हम हीट या एनर्जी की फॉर्म में ले रहे हैं, तो हम उसको किसी भी किस्म का एनर्जी या टेम्परेचर दिए बगैर जब हम डिस्कस करना चाहेंगे, तो कंडक्शन बैंड से, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की जानिब कोई भी इलेक्ट्रॉन मूव करके नहीं जाएगा। तो उस वक्त यह आपके पास जो सामने मटेरियल है, यह आपको इंसुलेटर तौर पर बिहेव कर रहा होगा। लेकिन अगर हम इसको स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी देते हैं, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी वो किसी भी टेम्परेचर पर हो सकती है। मैंने अभी आपको डिस्कस किया कि सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए डिफरेंट है। तो उस वक्त आपके पास इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं जी, मूव कर रहे हैं। ये नज़र आ रहा है आपको कि इलेक्ट्रॉन्स, जब हमने थोड़ी अमाउंट ऑफ एनर्जी इनको दी, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करके कहाँ चले गए, कंडक्शन बैंड में। एट रूम टेम्परेचर सम वैलेंस इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी मोर देन द एनर्जी गैप एंड मूव टू कंडक्शन बैंड टू कंडक्ट इवन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसमें ये आपके पास फ्रिक्शन फार्मूला हमारे पास है। उसके बाद सिंस फर्मी एनर्जी या एनर्जी इज स्मॉल, देयरफॉर द फ्रिक्शन इज साइजेबल फॉर द सेमीकंडक्टर्स। As an electron levels the valence band, it leaves some energy level in band as unfilled. Such unfilled regions are termed as hole in the valence band. They are mathematically taken as positive charge carrier. अभी आपने देखा कि पहले हमारे पास वैलेंस बैंड में रेड कलर आपको नज़र आ रहे थे तमाम इलेक्ट्रॉन से। जब यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चले गए मूव करके, ड्यू टू सम अमाउंट ऑफ गेन इन एनर्जी इन टर्म ऑफ हीट। अब हीट या एनर्जी या टेम्परेचर देने की वजह से वैलेंस बैंड जो दो इलेक्ट्रॉन्स मूव करके गए कंडक्शन बैंड में, ये सिर्फ समझाने के लिए आपको मैं डिस्कस कर रहा हूँ दो इलेक्ट्रॉन्स को। तो यहाँ पर अब वैलेंस बैंड में उन दो इलेक्ट्रॉन्स की जगह पर होल जनरेट हो जाएगा। जी नेक्स्ट हमारे लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे कि होल जो जनरेट हो चुका है, अब इसको पॉजिटिव चार्ज कैरियर का नाम भी हम दे सकते हैं। एनी मूवमेंट ऑफ दिस रीजन इज रेफर्ड टू पॉजिटिव होल मूविंग फ्रॉम वन पॉजिटिव टू अनदर। अब इससे पीछे जो इलेक्ट्रॉन्स लेवल मौजूद होगा, वो इन होल को फिल करने के लिए मूव करेंगे। इसी अंदाज में ये सिलसिला कंटिन्यूस मूव करेगा और हमारे पास कंडक्शन शो होना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है इंसुलेटर्स। अब इंसुलेटर में हमने फिर उसी एनर्जी बैंड थ्योरी की मदद से हमने उसको डिस्कस करना है। तो हमारे पास अब वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड और थर्ड वन इज फॉरबिडन एनर्जी गैप या फॉरबिडन बैंड। इसमें हमारे पास एनर्जी मोर देन सेमीकंडक्टर्स, इसमें एनर्जी गैप ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सेमीकंडक्टर्स। तो कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक। इलेक्ट्रॉन्स हाउएवर हीटेड कैन नॉट प्रैक्टिकली जंप टू कंडक्शन बैंड फ्रॉम वैलेंस बैंड ड्यू टू लार्ज एनर्जी गैप, देयरफॉर कंडक्शन इज नॉट पॉसिबल इन इंसुलेटर्स। इसका क्या मतलब हुआ,
मतलब ये कि अगर हमारे पास कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स मूव करके जाएंगे, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव करके जाना चाहते हैं तो उनको हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। प्रैक्टिकली तौर पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? अगर हम उनको हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी देते हैं तो वो मटेरियल अपनी शेप, अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल चेंज कर देता है या डिस्ट्रॉय कर जाता है। एग्जाम्पल, अगर आप लकड़ी को कंडक्ट करवाना चाहते हैं तो आप उसे हीट देंगे। आप जितनी अमाउंट ऑफ हीट बढ़ाते जाएंगे, लकड़ी अपनी फिजिकल अपीयरेंस चेंज कर जाएगी, जिसके जैसे हम यूँ कह सकते हैं कि उनके दरमियान एनर्जी गैप ज़्यादा होने की वजह से इंसुलेटर कंडक्शन बिहेव नहीं करते। अब इसमें अगर होल्स भी जनरेट हो जाएं या इलेक्ट्रॉन्स भी, तो किसी भी सूरत में, किसी भी लेवल पर इंसुलेटर्स में कंडक्शन का प्रोसेस नहीं हो सकता। अब आज हमारा जो लेक्चर था, ये हमने आज इसमें ये डिस्कस किया कि हमारे पास इंसुलेटर, कंडक्टर्स एंड सेमी कंडक्टर्स क्या क्या हैं। फिर हमने एनर्जी बैंड थ्योरी की मदद से इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमी कंडक्टर्स को डिस्कस किया। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम सेमी कंडक्टर्स की टाइप्स को एक्सप्लेन करेंगे कि सेमी कंडक्टर्स में हम स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर देते हैं तो कैसे कंडक्शन का प्रोसेस अकर होता है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह कल नए लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक अल्लाह ताला आप लोगों को अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।